व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, बताओ। सॉफ्टवेयर सर प्रोग्राम्स का कलेक्शन है। सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ए ऑफ प्रोग्राम। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। क्लियर? Yes, sir. फर्दर, व्हाट इज प्रोग्राम? Program is a collection of instruction. इज ए कलेक्शन ऑफ Action. इंस्ट्रक्शंस। क्लियर है? Yes, sir. और जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो किस फॉर्मेट में दे रहे हैं? Code. किसी भी कोड के थ्रू, कोई कंप्यूटर लैंग्वेज। Yes, sir. ठीक है, तो अभी तक हमारी समझ में इतना आ रहा है कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें किसी ना किसी कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। किसी भी सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अब फ्रंट एंड में भगवान ने हमें हमारी बॉडी दी है। अब बॉडी में हड्डियों का एक ढांचा दिया है जिसको हम बोलते हैं स्केलेटन, जो हमारी बॉडी को मजबूती देती है, एक आकार देती है। अगर सपोज करो कि वो स्केलेटन हमारी बॉडी में नहीं है तो क्या हम खड़े हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, हम एक रबड़ की तरह बिहेव करेंगे। तो ऐसे ही अगर वेब डिजाइनर, अगर हमारे पास HTML एंड CSS जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी होती हैं, अगर हमारी वेबसाइट को कोई डिजाइनर डिजाइन नहीं करेगा तो हमारी जो सारा कंटेंट है वो इधर से उधर, उधर से इधर, जैसे हमारा जो बॉडी है बिना स्केलेटन के बिहेव करेगा, वैसे ही हमारी जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है। अभी अगर मैं ओपन करता हूं एक ICICI बैंक की वेबसाइट, ICICI बैंक, इसकी वेबसाइट पे अगर आप चाहोगे तो लॉगिन हमेशा राइट साइड में ही आएगा। ये जो चीजें हैं ये लेफ्ट साइड में ही आएंगी। ये जो आकार दे रखा है, जो शेप है इसकी, वो एज इट इज ही पाओगे हर लॉगिन पे। अगर आप लॉगिन करने जा रहे हो पर्सनल बैंकिंग में तो आपको जो ये चीजें दी हैं, लॉगिन का बटन है और जो अब ये डाउनलोड होगा तो वो हमेशा आपको इसी तरह से दिखेगा कि जी यहाँ पे कंप्यूटर की इमेज आ रही है और ये एक छोटी सी विंडो है जिसमें मुझे यूजर आईडी डालनी है। लाइक स्केलेटन, जैसे स्केलेटन में हमारा राइट हैंड सिर्फ राइट हैंड साइड ही रहता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड वाला ही रहता है। ठीक है, हम कदम रखते हैं तो हमें जो स्केलेटन है वो खड़ा होकर चलने की शक्ति देता है। वैसे ही जो HTML और जो CSS का कोड है, ठीक है जी, जो ये वाला कोड है आपका, जो ये वाला कोड है, ठीक है, ये ऐसा ही हमें हमारी जो वेबसाइट है उसको ये ताकत दे रहा है कि हमारी जो कंटेंट है वो लेफ्ट साइड में ही रहे, राइट वाला राइट साइड में रहे। ये इसको मजबूती दे रहा है कि आप अपनी जगह पे खड़े रहो। अगर सपोज यहाँ पे डिव और टेबल हटा दें, ये एक टेबल के फॉर्म में होगी कि भाई एक कॉलम में ये कंप्यूटर की स्क्रीन आ रही है और दूसरे कॉलम में हमारा ये जो सेक्शन है डिव ये आ रहा है। अगर वो टेबल हट जाए तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट अलाइन होता है, तो इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये लॉगिन विंडो ऊपर ओवरलैप करते हुए दिखाई देगी, सारा जो अलाइनमेंट है वो गड़बड़ा जाएगा। तो ये जिस शेप में है वो शेप ही गड़बड़ा जाएगी। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के ये दो पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। अब फ्रंट एंड में जो है HTML और CSS, या फिर अब जावा स्क्रिप्ट। अब बहुत सारी जावा स्क्रिप्ट की वो है, रिएक्ट JS हो गई, न्यू जेन आ गई, ठीक है, एंगुलर JS हो गई। तो ये जो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज हैं ये भी हमारी फ्रंट एंड में यूज होती है। अब बैक एंड का क्या मतलब है? बैक एंड वो हो गया कि जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, मैंने यहाँ पे कुछ भी अपना टेस्ट यूजर या जो भी है, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड दिया, इनकरेक्ट आईडी और इनकरेक्ट पासवर्ड। क्या ये लॉगिन होगा? यूजर आईडी और पासवर्ड करेक्ट होगा तो लॉगिन होगा। अगर करेक्ट नहीं हुआ तो लॉगिन नहीं होगा, फिर लॉगिन नहीं होगा। अब यही चीज, इसको ये इतना माइंड, इतना चालाक कौन बना रहा है कि ये कोडर। आईडी और पासवर्ड मैच करे कि आईडी और पासवर्ड करेक्ट है? कौन बना रहा है? कौन दिमाग दे रहा है इसको? कौन इसको सोचने की क्षमता दे रहा है? ये दे रही है कि जो डेवलपर, जो हमारा बैकएंड डेवलपर है, जावा में कोड लिख रहा है, चाहे वो पाइथन में कोड लिख रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी अलग लैंग्वेज में कोड लिख रहा है, वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है जी।
किसी भी लैंग्वेज में अगर वो कोड कर रहा है, वो इसको ये कह रहा है कि भाई HTML या वेब डिजाइनर ने जो है हमें स्केलेटन दे दिया बना के। एक होता है कि भाई एक आदमी है बिल्कुल निर्जीव पड़ा है, उसमें कोई जान नहीं है, हड्डियों का ढांचा है, उसे खड़ा करोगे तो वो खड़ा हो जाएगा किसी के सहारे से। और एक आदमी है जो जिंदा है, वो गिरेगा भी, संभलेगा भी और खड़ा भी हो जाएगा अपने आप। लेकिन कोई निर्जीव है जिसमें जान नहीं है, बेजान है, उसको किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है। तो सेम चीज वैसी है। अगर कोई वेब डिजाइनर जिसने HTML का कोड किया और आप लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हो, करते जाओ, कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, ना कोई एरर मैसेज दे, ना आपको लगेगा कि मैंने बटन पे क्लिक किया, लेकिन कोई हरकत नहीं होगी, ऐसा लगेगा जैसे ये मरा हुआ है, डेड लिंक है। लेकिन जब इसमें जावा का कोड इंप्लीमेंट हो जाएगा, जावा का कोड मतलब लॉजिक, कि भाई यहाँ पे अगर लॉगिन बटन पे क्लिक हुआ, अगर किसी यूजर ने लॉगिन बटन पे क्लिक किया और अगर उसकी यूजर आईडी और उसका जो पासवर्ड है वो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपके डेटाबेस में। क्यों? क्योंकि इसको कहाँ पे चेक करना है भाई? तुम, डेटाबेस में चेक करेगा कि ये हाँ, यूजर ये तुम हो। कि ये यूजर है या नहीं। हाँ, तुम कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि फला बंदा नीरज है या फला बंदा जो है चैतन्य है? तुम्हारे पास उसकी कोई प्रॉपर्टी होंगी जो तुमने अपने दिमाग में सेट कर रखी है। तुमने एक बार देखा तो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो आपने अपने दिमाग में डाल लिया कि हाँ जी ये बंदा मैंने पहचान लिया, इसको मैं अब जिंदगी भर नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि वो आपकी जो परमानेंट मेमोरी है उसमें सेव हो गया जाके। तो ऐसे ही तभी आप उसको मैप करा पाओगे। अगर नेक्स्ट टाइम आप उसको देखोगे तो आप एकदम से आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ ये फला बंदा है, XYZ बंदा है। ठीक है? तो ऐसे ही ये सेम लॉजिक यहाँ पे लगता है कि भाई जो यूजर आईडी और पासवर्ड, भाई मेमोरी है कंप्यूटर की, कभी भी शाफ्ट क्लियर हो सकती है। ठीक है? तो उसके लिए क्या है, एक डेटाबेस बना देते हैं बैकएंड में कि जी जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड है वो जाके यूजर या फिर जो भी टेबल का नाम होगा वहां पे जाके सेव हो जाए। तो जैसे ही हमारा यूजर लॉगिन बटन पे क्लिक करता है तो SQL क्वेरीज भी एग्जीक्यूट होती है और जावा का कोड भी एग्जीक्यूट होता है। जावा का कोड प्लस SQL क्वेरी सारी एग्जीक्यूट होती हैं, प्लस SQL, ये दोनों एग्जीक्यूट होते हैं। वो क्या करते हैं, इस यूजर आईडी और पासवर्ड जो भी मैंने एंटर किया उसको जाके वो डेटाबेस में चेक करके आते हैं कि जी ये फला बंदा जिसकी यूजर आईडी ये है, टेस्ट यूजर, और जिसका पासवर्ड जो है वो पासवर्ड है, क्या ये एग्जिस्ट करते हैं? अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते तो यहाँ पे वो एरर दे देगा, यहाँ पे वो एरर दे देगा कि ये जो यूजर है वो यहाँ पे हमारी डेटाबेस में या हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं, तो हम इसको कैसे ऑथेंटिकेट कर दें? क्लियर? यस सर। तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट ये सारी हैं। बैक एंड में आपका जावा, पाइथन, जो भी और भी लैंग्वेजेस हैं वो, प्लस आपका जो है डेटाबेस, उसमें डेटाबेस में आपका मोंगोडीबी या फिर आपका ओरेकल, सिक्वल, माई सिक्वल कोई भी यूज कर सकते हैं। इवन आप एक्सेल भी यूज कर सकते हो। ठीक है? जो हम आप लोगों को प्रोजेक्ट देंगे जिस पे आप टेस्ट केस लिखोगे, जिस पे आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उसमें हम एक्सेल यूज कर रहे हैं एज ए डेटाबेस। जो भी आप फ्रंट एंड पे सबमिट करोगे वो जाके सेव होगा एक्सेल में, वो आप देख सकते हो लाइव। क्लियर है? तो इस तरह से यस सर। हमारी जो एप्लीकेशन है, जो भी सॉफ्टवेयर है, चाहे वो ICICI बैंक है, चाहे वो कैलकुलेटर है, चाहे कोई भी है, लेकिन आप इसमें एक चीज ये देख पाओगे कि जो फ्रंट एंड वाला है, जो फ्रंट एंड वाला है कोड, वो आप देख सकते हो किसी भी एप्लीकेशन का। लेकिन जो बैक एंड वाला कोड है जो हाइड होता है हमसे, जो बहुत सिक्योर कोड होता है, क्योंकि सारे लॉजिक जो जावा में लिखे हुए हैं वो सारे एनक्रिप्टेड होते हैं, हाइड होते हैं, वो आपको नहीं दिखेगा कोड, इसीलिए इसको बैकएंड बोला गया है। ये कोड आपको कभी भी नहीं दिखेगा किसी भी एप्लीकेशन का। क्लियर?
यस सर। ठीक है। फ्रंट एंड और बैक एंड, कोई भी सॉफ्टवेयर के ये दो पिलर होते हैं। अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की नीड क्यों पड़ती है। सॉफ्टवेयर बना दिया, डेवलपर ने बहुत अच्छे से काम किया, रात दिन उसने मेहनत की, और उसने कोई मतलब जानबूझ के तो कोई गलती नहीं करता है, बट हाँ जी, 100 काम करे उसने, 10 काम करे कोई भी दिन में, एक काम गड़बड़ा गया। और गलती होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बंदा परेशान है भाई, उन्होंने कोड भी किया, रात भर सोया नहीं, फैमिली में कुछ इश्यूज हैं, रिक्वायरमेंट गैप्स हो सकते हैं। तो जब एसडीएलसी पढ़ाऊंगा मैं, तो एसडीएलसी में ये सारी चीजें बताऊंगा, डिस्कस करेंगे कि जो डिफेक्ट्स हैं एप्लीकेशन में या एरर्स हैं वो किन किन रीजन से आ सकती हैं। ठीक है। हर फेज में एसडीएलसी हमें जो भी फेजेस मैं बताऊंगा, हर फेज में कुछ ना कुछ गैप्स हो सकते हैं जिनके वजह से जो हमारी एप्लीकेशन में एरर्स आ सकती हैं। ठीक है। अभी हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। वाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कोई आइडिया? सर सॉफ्टवेयर बन गया, फ्रंट अकॉर्डिंग एंड टू बन गया, बैक एंड बन गया, तो अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की नीड क्यों पड़ती है? बोलो। सर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की आई थिंक नीड इसलिए है क्योंकि सॉफ्टवेयर आज से अभी आपने बोला कि जब किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो बाई चांस उससे कोई मिस्टेक या गलती हुई है उस सॉफ्टवेयर के अंदर, बिल्कुल, टू फाइंड तो मिस्टेक्स सॉफ्टवेयर टेस्ट, या हाँ तो वो एरर्स, सॉफ्टवेयर जो टेस्ट या अगर मैं क्यूए टर्म्स में बात करूं तो डिफेक्ट, टू फाइंड एरर्स और डिफेक्ट्स इन ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। बिल्कुल ठीक। और कोई रीजन? और तो सर मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा। पक्का? यस सर। अगर कोई एप्लीकेशन, जैसे सपोज करो आप बीटेक में हो, बीटेक में आपका सेमेस्टर का कोई रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गए, आपने अपना एनरोलमेंट नंबर डाला, एंटर किया और सर्च बटन पे क्लिक किया, और वहां पे क्या है कि पे सर्वर नोट फाउंड की एरर आने लग गई। लगातार कई बार आपने सर्च किया और आपको बार बार वही रिजल्ट मिला, तो क्या आप उस वेबसाइट को कभी यूज करना चाहोगे? ऐसी वेबसाइट को नहीं। इरिटेट होगे ना? यस कुछ सर। वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेट हमारा काफ़ी स्पीड है उसकी, इंटरनेट की, और काफ़ी फास्ट चल रहा है इंटरनेट, इंटरनेट का कोई इशू है ही नहीं, बट हमारा जो एप्लीकेशन है वो बहुत स्लो चल रही है। क्या आप ऐसी एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहोगे? आजकल किसी नहीं। के पास 2 सेकंड का टाइम नहीं है। तो एक रीज़न ये भी है, टू मेक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फास्टर। फास्टर। ठीक है। और कोई और तरीका? अगर आपने मिंत्रा से कोई भी शॉपिंग की, मिंत्रा हो या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स वेबसाइट जहां से आप कुछ ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, और आपका पहला एक्सपीरियंस ये रहा कि आपने 2000 की शॉपिंग की और आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया, बट आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो गया। पहला, चलो ठीक है कि जी कोई भी टेक्निकल इशू आ सकता है, हो सकता है कि जी इंटरनेट का पंगा हो, आपने पहला इग्नोर कर दिया केस। सेम चीज आपके फ्रेंड को भी आ गई, क्या आप ऐसी एप्लीकेशन पे दोबारा जाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। या आपकी कोई डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो किसी और के पास पहुंच गई, आपका डेटा जो है वो सिक्योर नहीं है, क्या आप उस एप्लीकेशन पे जाना चाहोगे? नहीं। टू मेक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मोर सिक्योर, करेक्ट? यस सर। कहीं पे भी अगर आपको लगे कि नहीं सर मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूं, तो मेरे को बताना। ओके सर। कुछ एप्लीकेशन ऐसी आपने देखी होंगी कि आप मेन्यूज या आप जो काम के लिए उस एप्लीकेशन पे गए हो वो आपको मिल नहीं रही। कई बार आप, ये होगा कि किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाते हो कि जी मुझे यहाँ पे फीस डिपॉजिट करनी है, या मुझे उस पर्टिकुलर
जो ओपनिंग्स निकली हैं सरकारी जॉब के लिए, तो वहां पे मुझे अप्लाई करना है। तो आप खोजबीन करते रहोगे, खोजबीन करते रहोगे, वहां पे आप ले ही नहीं पाओगे वो जानकारी जिसके लिए आप उस वेबसाइट पे गए हो। ठीक है, तो कई बार ये होता है कि बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो यूजर फ्रेंडली नहीं होती। कई बार आप देखोगे किसी वेबसाइट पे जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत गंदा होता है। वहां पे जो अलाइनमेंट्स हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, तो एक टेक्स्ट बॉक्स लेफ्ट साइड जा रहा है, दूसरा राइट साइड जा रहा है, एक छोटा है एक बड़ा है, एक बटन पे जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन है, दूसरे पे राइट अलाइन है। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, बट कई बार ये होता है कि आप किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हो तो आप वो लिंक ओपन ही नहीं कर पा रहे हो, वो नए टैब में खुल रहा है, या फिर उसको किसी दूसरी पॉपअप विंडो में खुल रहा है नहीं, और वो आपको दिख नहीं रही है। कहने का मतलब ये है कि इजी टू एक्सेस होनी चाहिए एप्लीकेशन। जो हमारा एंड यूजर है उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो इजीली उसको एक्सेस कर पाए। करेक्ट है? यस सर। देन टू मेक ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन easy to use, यूजर फ्रेंडली। करेक्ट। user friendly, easy to use. तो ये जो मैंने रीजन बताए कि हम जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं वो इन रीजंस की वजह से करते हैं, तो ये इसमें आपको कहीं कोई डिसएग्रीमेंट हो आपका? नहीं सर। ठीक है, तो इन रीजंस की वजह से, ठीक है, और भी रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन होती है, अलग अलग उनका स्कोप होता है, बट मेजरली जो हम एप्लीकेशन पे टेस्टिंग करते हैं, या कोई जो प्रोडक्ट है, जैसे एडोबे का है, एडोबे का जो पीडीएफ है जिसको हम पीडीएफ बोलते हैं, एक्रोबैट रीडर है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्ट टेस्टिंग भी इसीलिए करते हैं, और आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उनकी भी टेस्टिंग हम इसीलिए करते हैं। मतलब ये कुछ मेजर हमारे मोटिव्स हैं कि हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, इनका नोट्स देना मुझे, या फिर जो रिकॉर्डिंग है उसी में आपका आ जाएगा, हो पाएगा? सर आप मतलब रिकॉर्डिंग सेंड कर दिए और साथ में नोट्स साथ साथ में बनाता चल रहा हूँ। ठीक है, चलो जी। अब आते हैं कि जो मैंने कल बताया था आपको, कोई भी जो एप्लीकेशन है वो क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होती है। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दोनों के दोनों कुछ मशीन्स होती हैं। क्लाइंट मशीन और सर्वर मशीन। क्लाइंट और सर्वर जो आर्किटेक्चर है उसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल मैंने आपको डेमो के टाइम पे भी दिया था, आज भी मैं बता रहा हूँ। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी भी आप रेस्टोरेंट में गए, वहां पे आपने किसी वेटर को पकड़ा, और जो वेटर है वो आपका मेन्यू सुनता है, आपका जो ऑर्डर है वो लेता है, वो जाता है किचन में, और किचन से आपका जो ऑर्डर वापस पिक करता है और वापस आपके टेबल पे लाके रख देता है। सेम चीज, मतलब आपने एक रिक्वेस्ट की वेटर को, वेटर गया किचन के पास, किचन में, किचन से उसने पिक किया आपका ऑर्डर और लाके आपको रेस्पॉन्स, एज ए रेस्पॉन्स उसने लाके आपको टेबल पे सर्व कर दिया। सिमिलरली कोई भी आप अपने लैपटॉप से आपने क्या किया, irctc.com लॉगिन किया या लॉन्च किया, वो कहाँ गया? उस वेबसाइट का जो कोड है वो आपकी मशीन पे तो नहीं है, राइट? यस सर।
तो उस irctc.com जिसमें बहुत सारी डेटा है, जिसमें आपकी ये इंफॉर्मेशन है कि दिल्ली से और मुंबई जाने वाली ट्रेन उस डेट में कौन कौन सी है, दिल्ली से कलकत्ता जाने वाली ट्रेन कौन कौन सी है, दिल्ली से और जो सिटीज है बाहर, दूसरी सिटीज है, वहां पे जाने वाली ट्रेन कौन कौन सी हैं। ठीक है जी, आप पेमेंट कर रहे हो, तो ऐसा कैसे है कि जी आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो और वो मतलब इंटरनेट का यूज करके अपने घर से, और पेमेंट जो है वो दूसरे के अकाउंट में चला जा रहा है, आपको टिकट भी जनरेट हो जा रहा है, आपको सारी चीज जो है घर बैठे बैठे सिंगल क्लिक पे मिल जा रही है, जबकि आपके पास कुछ भी नहीं है, आईआरसीटीसी का कोई कोड नहीं है, ना डेटाबेस है, ना ही आप उनका पेन लिए बैठे हैं, ना ही उनका कोई स्टैंप लेके बैठे हैं, ना ही उनका कोई टिकट का जो टिकट जनरेट हुआ उसका फॉर्मेट लेके बैठे हैं। सब कुछ ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, जबकि आपके हाथों में कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि सर ये सब ऑलरेडी सर्वर पे है। बिल्कुल। तो जो आईआरसीटीसी का जो कोड है, जो हमारे सिंगल क्लिक या कोई भी बटन या कोई भी सबमिशन कर रहे हैं, वो क्या है, वो रिक्वेस्ट जारी सर्वर के पास, सर्वर के पास। और आईआरसीटीसी का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है हमारी हर रिक्वेस्ट पे। हमने क्या किया, हमने यहां से रिक्वेस्ट भेजी कि जी मैं, एक एप्लीकेशन है उसमें लॉगिन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है जी, आईआरसीटीसी का कोड एक्टिव हुआ और वहां पे उसने देखा डेटाबेस में फला यूजर और जिसका पासवर्ड ये है वो है, हाँ जी है, उसको ऑथेंटिकेट कर दो, लॉगिन हुए। फिर आपने क्या किया, मतलब इसने रेस्पॉन्स कर दिया कि हाँ जी ये बंदा एग्जिस्ट करता है, आप लॉगिन हो गए सक्सेसफुली। तो ये हो गया एक ट्रांजेक्शन। ऐसे ही आपने दूसरा भेजा कि जी मुझे इस डेट का दिल्ली से और मुंबई तक जितनी भी ट्रेन जा रही हैं वो सारी की लिस्ट निकाल के दे दो। आपने फिर एक रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर के पास गई, सर्वर ने कहा कि जी एक बंदा ये है और उसने सारी जो दिल्ली से मुंबई जाने वाली 12 फरवरी की जो ट्रेन हैं वो लिस्ट मांगी है, तो आपको आपकी मशीन पे लाके उसने डिस्प्ले में दिखा दी। तो जो भी यूआई, जो फ्रंट एंड है, जो हमें दिख रहा है कि हाँ जी हम एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, वो तो एक जरिया है कि डेटा को बैक एंड से और फ्रंट एंड पे दिखाने वाला। क्लियर? यस सर। जिससे आपको लगता है कि जी जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे घर बैठे ही काम हो रहा है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीजें इधर से उधर हो रही है। और सबसे ज्यादा जो टेस्टिंग होती है वो इन्हीं फेजेस में होती है यहाँ पे, क्योंकि आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, लॉगिन आईडी या पासवर्ड डाल रहे हो, तो यहीं पे इस इंटरनेट के थ्रू यहाँ से इधर, इधर से उधर सारी चीजें ट्रांसफर हो रही है। तो जो भी हैकर्स बैठे रहते हैं, जो भी चोर बैठे रहते हैं, वो सब यहीं से डेटा चोरी करते हैं। या कोई वायरस उसने डाला और आपकी मशीन पे वो वायरस जो है चोरी छुपे आपकी इंफॉर्मेशन चुरा रहा है, और इंटरनेट के माध्यम से जो हैकर बैठा है उस तक वो पहुंचा रहा है। एक रीजन ये हो सकता है। ठीक है? तो जो भी हम यूआई पे, यूआई मतलब जो भी हमारा एप्लीकेशन का आउटर बिहेवियर है, उस पे जो हम टेस्टिंग करते हैं वो कहलाती है फंक्शनल टेस्टिंग। इस पे भी हम आएंगे। और जो यहाँ पे चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें यहाँ पे घट रही हैं कि हमारा डेटा सिक्योरली जा रहा है कि नहीं जा रहा, कितनी तेजी से जा रहा है। अगर हम, मैंने आपको बताया था कि टू मेक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मोर फास्टर, तो वो इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, प्लस जो हमारे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी एप्लीकेशन कितनी फास्ट है। अगर हमारी एप्लीकेशन 100 यूजर को एट ए टाइम हैंडल कर सकती है, आपने नेटवर्किंग पढ़ी होगी अगर आपने बीटेक किया है, तो नेटवर्क में जितनी भी लेयर्स हैं हमारी डेटा को सिक्योर करने के लिए वो यहाँ पे यूज होती है। उस समय शायद हम रिलेट ना कर पा रहे हो, लेकिन नेटवर्किंग हो गई, सिक्योरिटी टेस्टिंग हो गई, एपीआई टेस्टिंग हो गई, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। बट जो मैनुअल टेस्टिंग या ऑटोमेशन टेस्टिंग हम करते हैं वो यूआई पे करते हैं, हम एप्लीकेशन का बिहेवियर चेक करते हैं। हमें यहाँ से कोई लेना देना नहीं है कि जी हमने सबमिट किया कुछ, सबमिशन के बाद हमें सक्सेसफुल का मैसेज आना चाहिए, हम सब कुछ यहाँ पे चेक करेंगे। लेकिन परफॉर्मेंस में हम क्या चेक करेंगे कि जी हमने कुछ रिक्वेस्ट भेजी, वो सर्वर के पास गई और सर्वर ने कितने टाइम में उसको रेस्पॉन्स दिया। किसी पेज को डाउनलोड होने में ये सपोज करो 0.2 या 2 मिली सेकेंड लग रहे हैं,
उसी पेज को अगर 1000 यूजर यूज कर रहे हैं तो उसको 20 मिली सेकेंड लग रहे हैं या इवन 1 मिनट लग रहा है। तो ये हम करते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग में चेक। ठीक है, इस पे भी हम जब टेस्टिंग के टाइप्स पढ़ेंगे तो तब हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए मैं क्लाइंट सर्वर पे ही वापस लौटता हूँ। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, सर्वर ने रेस्पॉन्स किया। ये इस टाइप की एप्लीकेशन कहलाती है वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जहां पे हमारा जो क्लाइंट है वो अलग मशीन पे होता है और जो सर्वर है वो किसी रिमोट लोकेशन या सेम बिल्डिंग में किसी और मशीन पे होता है। और जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन में है, जो कोड है, जो कोड वेबसाइट का कोड है, वो किसी ना किसी सर्वर मशीन पे रखा होता है और इंटरनेट की उसको जरूरत होती है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है जी। जबकि जो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में क्लाइंट और सर्वर दोनों एक ही मशीन पे होते हैं। एक ही मशीन पे होने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कोड है वो हमारी मशीन पे ही है। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो कोड यहाँ, मतलब जो ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स वाली एक्टिविटी है वो क्या हो रहा है, हमारे मशीन के अंदर ही हो रहा है। क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट की और सर्वर ने जो है हमें रेस्पॉन्स दिया। तो इसके लिए हमें इंटरनेट की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है जिनके लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, जैसे ये व्हाट्सएप। और वेब बेस्ड एप्लीकेशन का कोई एग्जांपल दो मुझे। सर एक तो ये आपने बोला व्हाट्सएप ही हो गया एक तो। व्हाट्सएप नहीं, वेब बेस्ड का व्हाट्सएप मैं पूछ रहा हूँ। वेब बेस्ड में आपका बहुत सारी एप्लीकेशन है, मिंत्रा है, वो मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, गूगल, गूगल, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। इस ठीक है, या फिर आप आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट देख लो, आईआरसीटीसी, एचडीएफसी, पीएनबी, जो भी आप ऑनलाइन ब्राउजिंग कर रहे हो जिसका कोड आपकी मशीन पे नहीं है। क्या जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, ईमेल, वेब बेस्ड है या विंडो बेस्ड है? सर वेब बेस्ड। वेब बेस्ड कैसे? मैंने क्या कहा था, जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप इंस्टॉल करते हो अपनी मशीन पे तो वो करीब 2.5 GB या 3 GB का सॉफ्टवेयर है, उसका कोड भी आप इंस्टॉल करते हो अपनी मशीन पे। कभी आपने चेक किया कि आउटलुक बिना इंटरनेट के चलता है या नहीं चलता है? नहीं सर, चीज तो नहीं है। ना कभी। उसके लिए एक मेल के सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होती है, जहां पे आपका मैसेज जाके सेव होता है और राउट होता है किसी पर्टिकुलर जो भी आपने ईमेल एड्रेस डाला वहां को भेजने के लिए। बट ये विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है आउटलुक, जिसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो सर विंडो बेस्ड, हाँ जी हाँ जी बोलो। सर क्या आप एक बार ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन के बीच का डिफरेंस फिर से बता सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। वेब बेस्ड एप्लीकेशन में जो क्लाइंट और सर्वर मशीन्स दोनों अलग होती हैं, अलग अलग। दोनों में कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का। इंटरनेट की जरूरत पड़ती है और ब्राउजर की भी जरूरत पड़ सकती है। ब्राउजर मतलब चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो, फायरफॉक्स हो। क्लियर? यस सर। जबकि विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में जो क्लाइंट और सर्वर हैं, मतलब मैं अपनी इस मशीन को एज ए क्लाइंट और एज ए सर्वर दोनों की तरह यूज कर सकता हूँ। मतलब क्या है कि मेरा जो एप्लीकेशन का कोड है वो मेरी ही मशीन पे है, तो मैं उस कोड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं, इसका मैं डेमो दूंगा कल, प्रैक्टिकल, कि मैंने इस मशीन को, अपने इस वाले मशीन को एज ए सर्वर कैसे यूज करके और मैं अब उस कोड को अपनी मशीन पे कैसे चला सकता हूँ। अभी मेरी मशीन पे वो सेटअप करना पड़ेगा सारा। ये जो है ये मेरा वेब बेस्ड है, मतलब ये जो इसका मेरा कोड है वो किसी रिमोट सर्वर पे पड़ा हुआ है, दूसरी मशीन पे। इसका कोड मेरी मशीन पे नहीं है, जो मेरी वेबसाइट है, करेक्ट? बट यस मैं सर। एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसका इसमें कोई भी एक्टिविटी करता हूं, ठीक है, सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक इंक्वायरी जनरेट की। इंक्वायरी के लिए तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एक मिनट। ये देखो, ये सारी चीजें जो हैं
ये सारी चीजें उठ के कहाँ से आई? ये सर्वर से उठ के आई। ये क्या है? गीतिका कोलरा जो है वो मेरी एक स्टूडेंट थी जो आजकल यूएस में है। वो एक मेरी जो मेरी वेबसाइट है उस पर उसका फोटो पड़ा हुआ है। तो ये वहां से उठ के आई है सर्वर से, मेरी मशीन पर नहीं है ये सारी चीजें। ये एक इमेज है, ये इमेज जो है सर्वर से उठ के आई, मेरी मशीन पे नहीं है। ठीक है, ये जो जावा स्क्रिप्ट है ये वहां से सर्वर मशीन से उठ के आ रही है, ये मेरी मशीन पे नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो सर्वर मशीन से उठ के आ रही है। यही डिफरेंस है विंडो बेस्ड और वेब बेस्ड एप्लीकेशन में डिफरेंस। इसको मैं कल प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा जब सर्वर मशीन से मैं कनेक्ट करूंगा। पूरा डिप्लॉयमेंट जो प्रोसेस है वो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, कैसे फाइल्स कैसे फोल्डर हमारे बने होते हैं और उनको एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, कैसे वो हमें इस फॉर्म में दिखता है, इसके बैकएंड में क्या क्या चीजें चल रही होती है, इसके बैकएंड में कौन कौन से कोड हमने लिखे हुए हैं, जावा स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी जो है आपको जितना बताया मैंने ये क्लियर है ना? यस सर, ये क्लाइंट क्लियर हो गया। क्लाइंट सर्वर। यस सर। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा क्या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पढ़ो, प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है कल पूछो। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो चलते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आती है, क्योंकि मेन जो है ना यही है हमारा, सबसे ज्यादा जो टेस्टिंग होती है वो इस बीच में होती है, एपीआई, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, सारी चीजें जो कि नॉन फंक्शनल है। और यहाँ पे जितनी भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो सारी फंक्शनल है, मैनुअल और ऑटोमेशन। ठीक है, यस सर। आज के लिए यहीं वाइंड अप करते हैं। रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा, आप अपनी ईमेल आईडी भेज देना मुझे। ओके सर, मैं सर को व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है।